अध्याय 195 कबीले के प्रशासनिक केंद्र में। ये वह स्थान भी था जहां कबीले के ओझाओं को मिशन और विशेष अनुरोध सौंपे जाते थे। कोई यह सवाल कर सकता है कि ओझाओं को कबीले के हिस्से के रूप में मिशन चलाने की आवश्यकता क्यों थी? लेकिन फिर भी पैसा इसमें एक बड़ा कारक शामिल है। हालांकि ये सब कुछ नहीं है। कर्तव्य और अनुशासन समान रूप से महत्वपूर्ण थे, जो प्रत्येक ओझा को उनकी जिम्मेदारियों से बांधते थे। ये सभी मिशन मानव जगत की स्थिति से संबंधित थे। सभी का उद्देश्य मानव भूमि को बनाए रखना था। ये मिशन एक आदेश के कम और विशेष रूप से मिस्टिक पर्च कबीले ओझाओं के लिए किए गए अनुरोधों का अधिक संग्रह थे। मिशन या अनुरोध प्रत्येक ओझा के पास इसका संदर्भ देने के लिए अपना स्वयं का शब्द होता है। कुछ भी हो सकता है, चाहे वह सीमा पर हिंसक राक्षस संघर्ष हो, विधर्मियों द्वारा हमला हो, या किसी कलाकृति या खजाने जैसी कोई चीज की खोज हो। उन सभी का अनुरोध मिस्टिक पर्च कबीले के शक्तिशाली ओझाओं से किया गया था। ढेर सारे अनुरोधों से यह स्पष्ट था कि कबीले को फिल्टर करना पड़ा, जिससे पता चला कि लोग मिस्टिक पर्च कबीले के कौशल को कितना महत्व देते थे और उन पर भरोसा करते थे। प्रत्येक अनुरोध कबीले की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा और उनकी सहायता मांगने वालों की हताश आशा का एक मूक प्रदर्शन था। केवल कबीले का नाम ही राक्षसों के दिलों में डर पैदा कर सकता था। उनके नाम की फुसफुसाहटें दूर दूर तक फैल गईं, चेतावनी की तरह हवा में फैल गईं। क्रूर, सख्त और अनुशासित कबीला मानवता का प्राचीन संरक्षक था, जो इसे दुनिया के दूसरी तरफ के राक्षसों से बचाता था। उनकी सतर्कता अडिग थी। उनकी उपस्थिति मानव सीमाओं से परे छिपे अंधकार को रोकने में सहायक थी। इसने पीछे रहने वालों को आराम की गर्म अनुभूति प्रदान की। कबीला शक्ति और उत्कृष्टता से पूर्ण किए गए कार्यों की उच्च दर से जुड़ा था। उनकी सफलता केवल एक रिकॉर्ड नहीं थी, यह एक विरासत थी, जो रक्त और इस्पात से इतिहास के इतिहास में अंकित हो गई। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतने सारे अनुरोध थे। ओलिवर वहां एक विशेष बुजुर्ग को ढूंढने गया था, जो उसके पास मौजूद विवरण के अनुसार उसे एक मिशन सौंपेगा। लेकिन अब शोर शराबे वाले माहौल को देखते हुए उसे लगा कि उसे उस बुजुर्ग को ढूंढने में मदद करने के लिए किसी से पूछना होगा। बेशक वह इस समय अपने बालों और चेहरे के एक बड़े हिस्से को अंधेरे की चादर से ढक रहा था। उनकी उपस्थिति को गायब करने के अलावा ऐसी सभाओं में उनकी उपस्थिति को कम करने का भी इसका सामान्य कार्य था। ऐसा लग रहा था कि लबादे का कपड़ा प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, जिससे वह भीड़ भरी भीड़ के बीच महज एक छाया बनकर रह गया है। यदि उसने इस क्षेत्र में बेशर्मी से अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की, तो वह कल्पना कर सकता है कि इससे कितनी अराजकता होगी, ये देखते हुए कि कैसे एक मुख्य उत्तराधिकारी ने बिना किसी अनुरक्षण के व्यक्तिगत रूप से प्रशासनिक शाखा का दौरा किया था। ये शांत पानी में गिराए गए पत्थर की तरह होगा, जिससे सदमे और अक्कलों की लहरें पैदा होंगी। वह शेषा को बिना बताए चला गया था। उसने ऐसा उसके साथ जाने से बचने के लिए किया। अब चूंकि वह उनकी निजी नौकरानी थी, इसलिए यह अजीब नहीं था कि वह ऐसी बातों पर जोर देती। आमतौर पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का अपना अनुरक्षण होता था, जिसका कर्तव्य उत्तराधिकारी की सुरक्षा बनाए रखना और दैनिक जीवन में उनकी जरूरतों को पूरा करना था। हालांकि ओलिवर को अपनी उस नौकरानी पर जरा भी भरोसा नहीं था और इसलिए वह उसे कभी भी अपने अनुरक्षण के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने का विचार, जिसके गलत इरादे हों, उसे नापसंद था। एक एस्कॉर्ट चुनना एक महत्वपूर्ण मामला था, ये देखते हुए कि वे आपके साथ जीवन भर रहेंगे। इनके लिए भरोसेमंद होना और भी जरूरी हो जाता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह जासूस शेषा को अपने अनुरक्षक के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो। आखिरकार यह बहुत हास्यास्पद होगा। खैर, भविष्य के कार्यक्रमों के लिए एस्कॉर्ट पर निर्णय लेने के लिए उनके पास बहुत समय था। यह विचार उन पर हावी हो गया, लेकिन उन्होंने इसे एक तरफ धकेल दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। जब वह चिंतन कर रहा था और अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था, तो उसने देखा कि प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा हंगामा हो रहा था जहां से वह आया था। वह तेजी से क्षेत्र की ओर चला और उसने मिस्टिक पर्च कबीले के प्रतीक वाली काली वर्दी पहने ओझाओं के एक समूह को देखा।
वे कबीले के आधिकारिक ओझा थे और इस समय वे 5 के समूह में थे, काउंटर की ओर जा रहे थे जहां एक बुजुर्ग मिशन और कागजात के साथ हाथापाई कर रहा था। उसने भीड़ में 5 लोगों के समूह के बारे में फुसफुसाहट सुनी। उन्होंने फुसफुसाहटों पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे समझ गए कि हंगामा किस बारे में था। जाहिर है, उनसे पहले का समूह एक प्रसिद्ध ओझा टीम थी जिसमें शक्तिशाली ओझा शामिल थे। न केवल उनकी अत्यंत प्रभावशाली प्रतिष्ठा थी, बल्कि वे जहां भी जाते थे भीड़ में डर और भय भी पैदा करते थे। उनकी उपस्थिति ही एक अदृश्य शक्ति का संचार करती प्रतीत होती थी, मानो वे अपने साथ अनगिनत लड़ाइयों का भार लेकर चल रहे हों। हंगामा उनके हालिया कारनामे को लेकर था। क्या आप जानते हैं, यह एक गर्म खबर है। प्रमुख कुलों के उत्तराधिकारियों को निशाना बनाने के घृणित कार्य के बाद अपवित्र सूर्य संप्रदाय को 5 कुलों की सेनाओं द्वारा पागलपन से शिकार किया गया था और हमारे कबीले से उनके समूह ने सबसे अधिक योगदान दिया। मैंने सुना है कि वे अपने दम पर अपवित्र सूर्य संप्रदाय के 5 संतों को मार गिराने में कामयाब रहे। उनकी सेवा सही है, उनके पास यह आ रहा था। महान कुलों को चुनौती देने के लिए इतना साहसी होना। वे बस मौत की तलाश कर रहे थे। वक्ता की आवाज में संतुष्टि का भाव था, मानो न्याय मिल गया हो। हम्फ, मैंने सुना है कि उनके अधिकांश ठिकानों को भी हटा दिया गया है और सभी विधर्मियों को बेरहमी से भगा दिया गया है। ठीक है, हाँ, इस तरह का स्टंट करने के बाद उन्हें मुक्ति का मौका नहीं दिया जाएगा। कबीले निश्चित रूप से शिकार में भाग लेने वालों को बड़े पुरस्कारों से पुरस्कृत करेंगे। मैं इतना व्यस्त था कि मैं इसमें भाग नहीं ले सका। मुझे ईर्ष्या हो रही है। ओलिवर ने बड़बड़ाहट को शांति से सुना और हल किया। तो अपवित्र सूर्य संप्रदाय इतने कम समय में पहले ही इस हद तक नष्ट हो चुका था। कुलों की कार्यकुशलता और निर्ममता यदि अस्थिर नहीं तो प्रभावशाली थी। उन्हें कुलों के प्रभाव से कम कुछ भी उम्मीद नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये विधर्मी कितनी गहराई में छिपे हुए थे, कुलों की सेनाएं फिर भी उन्हें आसानी से सूंघने में कामयाब रहीं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, कबीले अन्य सक्रिय विधर्मियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपवित्र सूर्य संप्रदाय का उपयोग कर रहे थे और उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि वे भविष्य में कभी भी अपने कबीले के उत्तराधिकारियों को देखने की हिम्मत न करें। कहानी खत्म। अलविदा।